हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्जामपुर की स्पेशल फिजिक्स की क्लास में, जिसमें मैं आप सबके सामने यहां पर तैयार हूं लाइट के पार्ट 5 को आपको समझाने के लिए। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि अब तक हमने काफी अच्छे तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट के साथ शुरुआत कर चुके हैं और आज आपकी इस पर्टिकुलर चैप्टर की पार्ट 5 की क्लास है। तो बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के बारे में जो कि रिफ्लेक्शन के फिनोमेना पर आधारित है। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने प्लेन मिरर तक कंसेप्ट डिस्कस किया था, यानी कि समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था और हमने बात की थी सबसे पहली प्रॉपर्टी ऑफ लाइट के बारे में जिसका नाम था रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। और आपको याद है हमने बात की थी कि रिफ्लेक्शन का मतलब होता है लाइट की रे का टकराकर वापस लौट आना। आपको पता है कि जो किरण टकराने के लिए आती है ना उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, यानी कि आपतित किरण। जो किरण टकराकर चली जाती है उसे रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण कहते हैं। एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही समतल में होने चाहिए। फिर हमने बात की थी कि जो मिरर होते हैं वो दो तरह के होते हैं, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर, यानी कि समतल दर्पण और गोलाकार दर्पण। और हमने पढ़ा था गोलाकार दर्पण फिर से दो तरह के होते हैं, कौन कौन से? कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, यानी कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। आज की क्लास में बात करेंगे सबसे पहले तो होमवर्क क्वेश्चन के बारे में जो कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में पूछा था। आपको याद है लास्ट क्लास में आपसे एक होमवर्क क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपको वो भी याद होगा। बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अगर हम बात करें किसके बारे में, प्लेन मिरर के बारे में, अगर हम बात करें प्लेन मिरर के बारे में या फिर आप कह लीजिए समतल दर्पण के बारे में, तो आपको पता है कि अगर हमें यह निकालना है कि अगर एक ऑब्जेक्ट को दो प्लेन मिरर के बीच में रख दिया जाए एक पर्टिकुलर डिग्री पर जो कि इंक्लाइंड है, तो उनके बीच में बनने वाली प्रतिबिंब को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपको पता है उनके बीच में बनने वाली प्रतिबिंब को हम कैलकुलेट करते हैं एक फॉर्मूला से, और आपसे पूछ ले वो फॉर्मूला क्या है, तो वो फॉर्मूला होता है 360/θ - 1। जहां पर आपसे पूछ ले कि n का मतलब क्या है, तो याद रखिएगा n का मतलब होता है नंबर ऑफ इमेजेस, यानी कि प्रतिबिंब की संख्या। क्या बनता है? प्रतिबिंब की संख्या। सिंपल सी बात, क्या मतलब बनता है? प्रतिबिंब की संख्या। और मैंने आपसे होमवर्क क्वेश्चन में क्या पूछा था? आपको याद होगा आपको जब होमवर्क क्वेश्चन दिया गया था तो आपसे इतनी सी बात पूछी गई थी होमवर्क क्वेश्चन के दौरान कि अगर दो प्लेन मिरर हैं और दोनों प्लेन मिरर 90 डिग्री पर झुके हुए हैं, कितने पे? 90 डिग्री पर इंक्लाइंड है, और 90 डिग्री पर अगर ये इंक्लाइंड है और इनके बीच में एक वस्तु रख दी जाए तो इनकी कितनी प्रतिबिंब बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की कितनी प्रतिबिंब बनेगी? बहुत ही अच्छा लगा आप सभी के कमेंट्स देखते हुए। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर दिया और आपने कहा कि सर नंबर ऑफ इमेजेस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट इज 360/θ, यानी कि 360/90 डिग्री माइनस कर देंगे 1, यानी कि 360 अपॉन में 90 माइनस करेंगे 1, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपसे पूछ ले तो आप कहेंगे सर 3 इमेजेस बनेंगी। कितनी इमेजेस बनेंगी? 3 इमेजेस बनेंगी। आप सभी को कांग्रेचुलेशन, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 3 इमेजेस आंसर दिया। बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है। याद रखेगा 3 प्रतिबिंब बनेंगी। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन है। कभी भी प्लेन मिरर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ जाए तो कंसेप्ट बस इतना सा याद रखेगा, 360/θ - 1 का फॉर्मूला लगाइएगा और आप इजीली इस कंसेप्ट को अटेम्प्ट कर पाएंगे, इस बात को आप इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, चलेगा। तो बात कर लेते हैं और कुछ कंसेप्ट्स के बारे में जो कि आपके प्लेन मिरर से जुड़े हुए हैं। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं प्लेन मिरर के बारे में तो प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण की कुछ खास बातें हम लास्ट क्लास में देख चुके थे, कुछ खास बातें आज भी पढ़ लेते हैं ताकि यहां से भी जब क्वेश्चन आए तो आपका इजीली अटेम्प्ट हो जाए। देखिएगा, पूछा क्या जाता है? पूछा जाता है कि मान के चलते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है और वो प्लेन मिरर की तरफ, ये आपका प्लेन मिरर है यानी कि समतल दर्पण है, हमारे पास है एक वस्तु और जो वस्तु है ना वो प्लेन मिरर की तरफ हमें चलता हुआ दिख रहा है। हम कह रहे हैं कि हमारे पास है ऑब्जेक्ट और जो ऑब्जेक्ट है ना वो प्लेन मिरर की तरफ चल रहा है, मोशन में है, मान के चलते 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। पूछा गया वस्तु की वेग कितना है, तो याद रखिएगा कहा गया वस्तु का वेग है 20 मीटर पर सेकंड का। कितना है? 20 मीटर पर सेकंड का। पूछ लिया जाता है प्रतिबिंब का वेग कितना होगा। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट, याद रखिएगा पूछा जाता है इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी, प्रतिबिंब का वेग कितना होगा।
क्वेश्चन क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं यदि एक वस्तु समतल दर्पण की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो उसकी प्रतिबिंब समतल दर्पण की तरफ कितने वेग से चलती हुई नजर आएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। पूछा जाता है यदि वस्तु समतल दर्पण की तरफ, यदि वस्तु समतल दर्पण की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, समतल दर्पण की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब समतल दर्पण की तरफ किस वेग से चलती हुई दिखाई देगी? तो प्रतिबिंब समतल दर्पण की तरफ किस वेग से चलती हुई दिखाई देगी? किस वेग से चलती हुई दिखाई देगी, नजर आएगी। अच्छा कंसेप्ट है, बहुत ही खास बात जो आपसे यहां पर पूछी गई है, बहुत ही प्यारा कंसेप्ट। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बस इतना सा है, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with a velocity of 20 meter per second, with a velocity of 20 meter per second towards a plane mirror, towards a plane mirror, what will be the velocity, what will be the velocity, what will be the velocity of its image, उसकी प्रतिबिंब का वेग कितना होगा। बहुत ही अच्छा कंसेप्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वन ऑफ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, जहां से हम आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट। याद बस इतनी सी बात रखनी है। क्या याद रखना है? लिख लीजिएगा नोट बना के, ये बात आपको याद रखनी है। टू याद लिख देना, टू याद। क्या याद रखना है? याद बस इतनी सी खास बात रखनी है आपको कि जो इमेज की वेलोसिटी होगी ना, वो वस्तु की वेलोसिटी के बराबर नहीं होती है, वो उसकी वेलोसिटी के ट्वाइस होती है। क्या होती है? ट्वाइस होती है। अब आपके पास ऑप्शन क्या दिए जाएंगे? ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। ए ऑप्शन 20 होगा, बी ऑप्शन दे देते हैं 40 होगा, सी ऑप्शन होगा 0 होगा, या डी ऑप्शन होगा हमें नहीं पता, मतलब नन ऑफ दीस। तो ऐसी बात तो कर मत आना। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी है, वो भी एग्जामपुर से पढ़ी है, तो आपको इतनी सी बात हमेशा समझ में आनी चाहिए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिएगा कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट ये कहता है कि अगर एक वस्तु प्लेन मिरर की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है तो उसकी जो प्रतिबिंब होगी ना, उसका वेग वस्तु के वेग से 2 गुना होगा। उसका वेग वस्तु के वेग से क्या होगा? 2 गुना होगा। तो इतनी सी बात याद रख लीजिएगा कि आपसे पूछ ले इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो आंसर बनेगा 40। क्यों? क्योंकि वस्तु का वेग कितना है? 20, तो प्रतिबिंब का वेग कितना होगा? इसका ट्वाइस, और वो कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकंड। कितना हो जाएगा? 40 मीटर पर सेकंड। अगर ये 10 होता तो ये कितना होता? 20। ये 20 था तो इसलिए कितना हो गया? 40। तो इतनी सी बात याद रखेगा कि जो वेलोसिटी वस्तु की होती है, मतलब जिस वेग से वस्तु प्लेन मिरर की तरफ चलता हुआ दिखाई देता है, याद रखेगा उससे 2 गुने वेग से जो उसकी प्रतिबिंब है वो समतल दर्पण की तरफ चलती हुई नजर आती है। ठीक है। दूसरी खास बात आपसे क्या पूछी जाती है? एक और अच्छी प्रॉपर्टी है जो कि प्लेन मिरर शो करता है, ये भी आपको यहां से पता होना चाहिए, वो भी देख लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर, व्हाट शुड बी द मिनिमम हाइट ऑफ द प्लेन मिरर, हाइट ऑफ द प्लेन मिरर ऑफ प्लेन मिरर to see the full height of the object। अच्छा कंसेप्ट है, पूछ लिया जाता है। बहुत ही प्यारा कंसेप्ट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यदि वस्तु की संपूर्ण ऊंचाई देखनी है, मतलब वस्तु को पूरा देखना है यार, यदि वस्तु की संपूर्ण ऊंचाई देखनी है, यदि वस्तु की संपूर्ण ऊंचाई देखनी है, यदि वस्तु की संपूर्ण ऊंचाई देखनी है तो समतल दर्पण का आकार कम से कम कितना होना चाहिए? तो समतल दर्पण का आकार कम से कम कितना होना चाहिए? तो समतल दर्पण का आकार कम से कम कितना होना चाहिए? मिनिमम कितना हो, ज्यादा तो कोई बात नहीं, कम से कम कितना हो?
कितना होना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार डाल दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया प्लेन मिरर की मिनिमम हाइट कितनी ले। अगर आप चाहते हो कि जो ऑब्जेक्ट है ना वो आपको कंप्लीटली नजर आए, वो आपको पूरा अच्छे से नजर आए, तो याद रखिएगा बस इतनी सी बात। कितना होना चाहिए? याद रखिएगा एटलीस्ट हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एटलीस्ट हाफ ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कम से कम वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए। याद रखिएगा कम से कम वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए। कम से कम कितना हो? आधा हो। अगर कम से कम वस्तु के आकार का आधा भी नहीं हुआ तो वस्तु की हाइट पूरी नजर नहीं आएगी। कम से कम वस्तु के आकार का आधा होना चाहिए। याद रखिएगा, सिंपल सी बात कर रहे हैं, प्लेन मिरर का साइज कितना रखें या प्लेन मिरर की हाइट कितनी रखें जिससे वो हमें कंप्लीटली जो वस्तु उसके सामने हम रख रहे हैं हम उसको देख पाएं। तो याद बस इतनी सी बात रखनी है कि कम से कम उसे कितना रखें। याद रखिएगा कम से कम उसकी जो साइज होना चाहिए, उसका जो हाइट होना चाहिए, वो वस्तु के आकार का कितना होना चाहिए? आधा होना चाहिए। तब हम उस वस्तु को कंप्लीटली देख पाएंगे। उसकी जो फुल हाइट है, याद रखिएगा, हम उसे अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई किसके बारे में? प्लेन मिरर के बारे में। अब बात किसके बारे में करेंगे? स्फेरिकल मिरर के बारे में, यानी कि गोलाकार दर्पण के बारे में। प्लेन मिरर पढ़ लिया है, अब टाइम हो चुका है स्फेरिकल मिरर को पढ़ने का, यानी कि गोलाकार दर्पण को पढ़ने का। तो बात करेंगे गोलाकार दर्पण के बारे में, यानी कि स्फेरिकल मिरर के बारे में। आपको पता है स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। दोनों के ना अपने अपने यूजेस हैं, दोनों के अपनी अपनी कुछ खास बातें हैं और अपने अपने यूजेस हैं। अब एग्जाम में क्या पूछ लेते हैं, कहां पर कॉनकेव मिरर यूज होता है और कहां पर कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। तो दोनों के खास बात मैं आपको यहां से बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। कंसेप्ट अब पूरा हाइट पर पहुंच चुका है, जहां से आपको पढ़ना है, जहां से आपको मेनली ध्यान देना है। पूछा जाता है अवतल दर्पण के बारे में और पूछ लेते हैं किसके बारे में? उत्तल दर्पण के बारे में। तो आपको पता है स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। पूछ लेते हैं कहां कहां पर हम कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, इसके यूजेस क्या क्या है, कहां कहां पर आप अवतल दर्पण का यूज करते हैं। पूछ लिया जाता है कहां पर आप कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग करेंगे, इसके कहां कहां पर यूजेस होते हैं, ये आपसे पूछ लिया जाता है, कहां कहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं। तो इतनी सी बात याद रखिएगा कि यूजेस को आपको कैसे याद रखना है कि देखिएगा यूजेस तो बहुत सारे हैं, बट आपको एक ट्रिक से याद रखना है। याद रखिएगा सिर्फ एक जगह पर कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है, बाकी कुछ भी आ जाए आपके एग्जाम में, कॉनकेव मिरर पर आंख बंद करके, मतलब आंख बंद करके तो टिक लगा ही नहीं सकते, आंख खोल के याद रखिएगा पेपर के अंदर टिक लगा कर आना है। समझना कंसेप्ट क्या है। आपसे पूछ लिया जाए ऑटोमोबाइल की हेडलाइट्स के बारे में, वाहनों की हेडलाइट के बारे में, किसके बारे में? ऑटोमोबाइल की हेडलाइट्स। पूछ लेते हैं वाहनों की हेडलाइट में कौन से मिरर का यूज करते हैं। वाहन की हेडलाइट में पूछ ले कौन से मिरर का यूज करेंगे, तो याद रखिएगा वाहन की हेडलाइट में कॉनकेव मिरर का यूज होता है। आपसे पूछ ले डेंटिस्ट मिरर कौन सा होता है, जो दांतों के डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं ना, डेंटिस्ट मिरर, वो भी कौन सा होता है? कॉनकेव मिरर होता है। आपसे पूछ ले शेविंग मिरर कौन सा है, जो शेव करते समय यूज होता है, तब भी याद रखिएगा कॉनकेव मिरर होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा मिरर ऐसा है जिसका इस्तेमाल टॉर्च में किया जाता है, तब भी आपका आंसर कॉनकेव आएगा। आपसे पूछ ले सोलर कुकर के बारे में, जो आपको पता है दूर से आती हुई सनलाइट को एक बिंदु पर मिलाने का काम करता है। याद रखिएगा इन सभी जगहों पर हम जिस दर्पण का यूज करते हैं, आपसे पूछ ले वो दर्पण कौन सा है, तो याद रखिएगा वो दर्पण कॉनकेव मिरर है। वो दर्पण कौन सा है? कॉनकेव मिरर है। यहां पर हम कॉनकेव मिरर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि याद रखिएगा कॉनकेव मिरर की एक खास बात होती है, ये क्या करता है, जो दूर से किरणें आ रही होती है ना, उनको एक बिंदु पर मिला देता है। ये क्या करता है? दूर से आती हुई किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है। इस तरह से देखिएगा ये क्या करता है, दूर से आती हुई किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है। दूर से रेज आ रही हैं, उनको क्या कर देता है, एक बिंदु पर मिला देता है। और याद रखिएगा इस तरह का नेचर जब किसी मिरर का होता है तो उसे हम कहते हैं कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं उसे हम? कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी।
ये क्या कर रहा है, दूर से आती हुई किरणों को एक बिंदु पर मिला रहा है। और याद रखिएगा, जब दूर से किरणें आ रही हैं और वो एक बिंदु पर मिल जाती है तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। तो सिंपल सी बात याद रखिएगा, अवतल दर्पण का प्रयोग हम यहां पर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ऑटोमोबाइल की हेडलाइट से भी एक पावरफुल पैरेलल बीम निकलती है और वो फैलती नहीं है, वो उस ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट करती है जहां जो भी ऑब्जेक्ट उसके सामने आता है। डेंटिस्ट मिरर, शेविंग मिरर, टॉर्च, सोलर कुकर में भी यही काम हो रहा है। आपको पता है दूर से सन की लाइट आ रही है और वो उस फूड पर पड़ रही है जिसे हमें गर्म करना है, जहां पर हमें कुकिंग करनी है। तो बेसिकली कॉन्केव मिरर का यूज इन सभी एप्लीकेशंस में क्यों हो रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, दूर से रेज आ रही हैं और उनको एक बिंदु पर मिलाने का काम कर रहे हैं। जब दूर से किरणें आ रही होती हैं और वो जाकर एक बिंदु पर मिलती है तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी। बट अगर हम बात करें जो साइड में मिरर लगा होता है ना, जो साइड व्यू मिरर होता है, आपने देखा होगा जब आप वाहन चलाते हैं, जब आप ऑटोमोबाइल्स चलाते हैं तो साइड में ना एक मिरर लगा होता है जहां लिखा होता है ऑब्जेक्ट इन द मिरर अपीयर क्लोजर देन दे एक्चुअली आर। वो जो मिरर होता है ना, वो याद रखिएगा कॉन्वेक्स मिरर होता है, यानी कि उत्तल दर्पण होता है। अब ये जो उत्तल दर्पण होता है ना, वो क्या करता है कि जो भी ऑब्जेक्ट उसके सामने होता है ना, पहली खास बात ये क्या करता है, उसे क्या करता है, कॉन्वेक्स मिरर, याद रखिएगा कॉन्वेक्स मिरर जो ऑब्जेक्ट आपके पीछे की साइड है। आपको पता है जब आप ड्राइविंग सीट पर है, आप गाड़ी चला रहे हैं और आप पीछे का ट्रैफिक देखते हैं तो आपको जो पीछे का ट्रैफिक है ना, वो हमेशा बड़ा नजर आता है या छोटा, याद रखिएगा छोटा नजर आता है। और दूसरी खास बात आपको ये याद रखनी है कि वो जो ट्रैफिक आपको नजर आता है ना, वो उल्टा नजर आता है या सीधा, ऐसा तो नहीं पीछे गाड़ियां स्टंट परफॉर्म कर रही है। तो आपको वो जो इमेज नजर आती है पीछे के ट्रैफिक की, वो हमेशा कैसी नजर आती है, याद रखिएगा सीधी नजर आती है। और ये दोनों ही खास बातें किसकी होती है, दोनों ही खास बातें किसकी बन जाएगी, कॉन्वेक्स मिरर की बन जाएगी। किसकी बन जाएगी, कॉन्वेक्स मिरर की बन जाएगी। याद रखिएगा दूसरी खास बात, जो स्ट्रीट लाइट्स होती है ना, आपने देखा है स्ट्रीट लाइट से जो लाइट निकलती है वो इस तरह से फैल रही होती है। या फिर अगर हम बात करें कि जो गेट्स होते हैं, आपको पता है मेट्रो स्टेशन पे जो मिरर लगा होता है, मेट्रो स्टेशन पे अगर हम बात करें, मेट्रो स्टेशन पे जो मिरर लगा होता है वो भी जो होता है वो कौन सा होता है, याद रखिएगा कॉन्वेक्स मिरर होता है। और इतनी सी बात याद रखिएगा कि यहां पर इन सभी एप्लीकेशंस में हम कॉन्वेक्स मिरर का क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर के बारे में ना एक खास बात है। ये क्या करता है, एक बिंदु से किरणों को फैला देता है। ये क्या करता है, एक बिंदु से किरणों को फैला देता है। एक बिंदु से क्या करेगा, किरणों को फैला देगा। किरणें क्या कर जाएंगी, फैल जाएंगी। और इसी नेचर को हम एक खास नाम देते हैं, इसे कहते हैं डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं इसे हम, डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी। यानी कि अगर किरणें एक बिंदु से फैल रही हैं, जैसे स्ट्रीट लाइट्स में, जैसे साइड व्यू मिरर जो लगा होता है ना, उसका भी एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है, क्योंकि वो पीछे के ट्रैफिक का काफी स्पेस मतलब कवर अप कर लेता है, जिसकी वजह से आपको जब आप ड्राइविंग पर होते हैं, जब आप ड्राइविंग सीट पर होते हैं तो आपको पीछे के ट्रैफिक को देखने में काफी मदद मिलती है। तो बेसिकली इसी वजह से यहां पर हम किस मिरर का यूज कर रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं, याद रखिएगा कॉन्वेक्स मिरर का, यानी कि उत्तल दर्पण का प्रयोग हम यहां पर करते हैं। तो बेसिकली कहने की बात बस इतनी सी है कि जो कॉन्केव मिरर है ना, उसकी कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी होती है, वो क्या करता है, दूर से आती हुई किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, वो फैलाता है, एक बिंदु से किरणों को क्या करेगा, फैला देगा। क्या करेगा, फैला देगा। इतनी सी बात याद रखिएगा। दोनों ही मिरर बहुत अच्छे हैं, काफी अच्छे लेवल के कंसेप्ट्स यहां से बन जाते हैं और दोनों के बारे में आपको यहां से पता होना चाहिए। दोनों का जो कंसेप्ट है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरह की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। तो इतनी सी बात याद रखिएगा कि जो कॉन्केव मिरर होता है वो क्या करता है, दूर से आती हुई किरणों को एक बिंदु पर मिला देता है। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो क्या करता है, एक बिंदु से किरणों को फैला देता है। एक बिंदु से क्या करेगा, किरणों को फैला देगा। इसी वजह से यहां पर हर जगह पर आप देख रहे हैं कौन से मिरर का यूज हो रहा है, अवतल दर्पण का। और यहां पर हर जगह पर कौन से मिरर का यूज हो रहा है, याद रखिएगा उत्तल दर्पण का। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि ये जो कॉन्केव मिरर है और जो कॉन्वेक्स मिरर है, हमने इनके यूजेस तो देख लिए, अब ये किस तरह की प्रतिबिंब को बनाते हैं, बात करेंगे ये किस तरह की प्रतिबिंब बनाते हैं। मतलब जो इनके द्वारा बनने वाली इमेज है ना, वो किस तरह की होती है, इसके बारे में भी अब हम यहां पर बात करना चाहेंगे। बात करेंगे कि किस तरह की जो प्रतिबिंब है उसको बनाने की क्षमता रखते हैं, मतलब इनके द्वारा बनाई गई प्रतिबिंब कैसी होती है, इसके बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं। ठीक है, चलेगा। तो दो खास बातें याद रखनी है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना,
वो दो तरह की प्रतिबिंब बनाता है। आपसे पूछ ले नेचर ऑफ इमेज, मतलब प्रतिबिंब का गुण। नेचर ऑफ इमेज काफी अच्छा कंसेप्ट है। पूछ लेते हैं प्रतिबिंब का गुण। प्रतिबिंब का गुण, कि प्रतिबिंब का गुण कैसा होता है, नेचर कैसा होता है इमेज का। तो याद रखिएगा ये दो तरह की इमेजेस बनाता है। ये क्या बनाता है? दो तरह की इमेजेस बनाता है। पहली खास बात याद रखिएगा, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। ये कभी भी उल्टी इमेज नहीं बना सकता। याद रखिएगा, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, यानी कि वास्तविक और सीधी प्रतिबिंब बनाएगा। सॉरी, आभासी और सीधी प्रतिबिंब बनाएगा। आभासी और सीधी प्रतिबिंब बनाएगा। आभासी और सीधी प्रतिबिंब बनाता है। पहली खास बात याद रखनी है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? वास्तविक और सीधी प्रतिबिंब बनाएगा। मतलब सॉरी, आभासी और सीधी बनाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाएगा। और दूसरी खास बात याद रखिएगा, ये डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाएगा? डिमिनिश्ड मतलब छोटी प्रतिबिंब बनाता है। कैसी प्रतिबिंब बनाता है? छोटी प्रतिबिंब बनाता है। याद रखिएगा, ये बड़ी प्रतिबिंब नहीं बना सकता। ये हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? छोटी प्रतिबिंब बनाता है। तो सिंपल सी बात, सिंपल सा कंसेप्ट, सिंपल सा लॉजिक आपको यहां पर लगाना है। पूछ लेते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर किस तरह की इमेजेस बना सकता है। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा, पहली खास बात, सीधी और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और दूसरी खास बात, ये छोटी प्रतिबिंब बनाता है। याद रखने के लिए अपने ब्रेन में मैप कर लेना उस इमेज को, जब आप ड्राइविंग सीट पर होते हैं और आप पीछे का ट्रैफिक देखते हैं। आपको पता है पीछे का ट्रैफिक हमेशा आपको सीधा नजर आता है और छोटा नजर आता है, और कॉन्वेक्स मिरर का वहां पर यूज होता है। तो याद रखिएगा, कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ दो ही तरह की प्रतिबिंब बना सकता है। पहली खास बात, ये सीधी प्रतिबिंब बनाता है, और दूसरी खास बात, ये छोटी प्रतिबिंब बनाता है। बट अगर हम बात करें कॉन्केव मिरर के बारे में, तो याद रखिएगा, आपसे पूछ ले कॉन्केव मिरर किस तरह की इमेजेस बना सकता है। कॉन्केव मिरर किस तरह की प्रतिबिंब बनाता है, मतलब इसका नेचर ऑफ इमेज क्या होता है, इसका प्रतिबिंब के बनाने का गुण क्या होता है। तो याद रखिएगा कि जो कॉन्केव मिरर है ना, जो कॉन्केव मिरर है मतलब जो अवतल दर्पण है, वो याद रखिएगा हर एक तरह की इमेजेस बना सकता है। ये हर एक तरह की इमेजेस बना सकता है। इट कैन फॉर्म ऑल द टाइप ऑफ इमेजेस। इतनी सी बात याद रखिएगा, इट कैन फॉर्म ऑल द टाइप ऑफ इमेजेस। ये सभी तरह की प्रतिबिंब बना सकता है। इट कैन फॉर्म ऑल टाइप ऑफ इमेजेस, सभी तरह की प्रतिबिंब बना सकता है। सभी प्रतिबिंब बना सकता है। सिंपल सी बात करेंगे, इट कैन फॉर्म ऑल द टाइप ऑफ इमेजेस। ये सभी तरह की प्रतिबिंब बना सकता है। आप इसे कहोगे सीधी बना दो, बना देंगे। आप इसे कहो उल्टी बना दो, बना देंगे। आप इसे कहो बड़ी बना दो, बना देंगे। छोटी बना दो, आग लगा देंगे। हर तरह की इमेजेस बना सकता है। तो सिंपल सी बात आपको याद रखनी है कि ये बड़ी भी बना सकता है, छोटी भी बना सकता है, उल्टी भी बना सकता है, सीधी भी बना सकता है। लेकिन कॉन्वेक्स जो है ना, वो याद रखिएगा सिर्फ दो ही तरह की इमेजेस बना सकता है। पहली, ये हमेशा सीधी बनाएगा इमेज, और दूसरी खास बात, ये छोटी बनाएगा। लेकिन याद रखिएगा कि जो कॉन्केव मिरर है वो भेदभाव नहीं करता। ये हर एक तरह की इमेजेस को बनाने में सक्षम है, हर एक तरह के प्रतिबिंब को आसानी से बना सकता है। ठीक है, तो कंसेप्ट क्लियर कर लीजिएगा कि मिरर से रिलेटेड जब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो क्या पूछ लेते हैं। याद रखिएगा कि जो कॉन्केव मिरर है वो हर एक तरह की इमेज बना सकता है। जैसे आप इसे कहो कि कैसी इमेज बनानी है, बड़ी प्रतिबिंब बनानी है, बना देगा। बड़ी प्रतिबिंब बिल्कुल बना देगा। आप इसे कहो कि छोटी इमेज बनानी है, मतलब छोटी प्रतिबिंब बनानी है, ये भी बना देगा, छोटी प्रतिबिंब। आप इसे कहो सीधी प्रतिबिंब बनानी है, बिल्कुल बना देगा। क्योंकि अलग अलग पोजीशन पे जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो अलग अलग तरह की इमेजेस बनती है। तो ये हर एक तरह की इमेजेस को बना सकता है। याद रखने के लिए इतनी सी बात याद रखनी है, और उल्टी भी बना सकता है। साथ में ये भी याद रखिएगा, कॉन्केव मिरर का नेचर कैसा होता है, अभी भी पढ़ा है, कन्वर्जिंग होता है। मतलब ये एक पॉइंट पर, एक बिंदु पर किरणों को मिला देता है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, वो क्या करता है, एक बिंदु से किरणों को फैला देता है। एक बिंदु से क्या करता है, किरणों को स्प्रेड कर देता है, वो फैल जाती है। ठीक है, तो यही आपका कंसेप्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है यूजेस के बेसिस पर, या नेचर ऑफ इमेज के फॉर्म पे कि प्रतिबिंब का गुण कैसा बनेगा, जो कि आपके ब्रेन में यहां से होना चाहिए।
ठीक है। तो बेसिकली हमने बात की सबसे पहले रिफ्लेक्शन के बारे में, यानी कि प्रकाश के परावर्तन के बारे में, और हमने देखा कि परावर्तन का मतलब होता है लाइट की रेखा टकराकर वापस लौट आना। फिर हमने बात की मिरर्स के बारे में, यानी कि दर्पण के बारे में, और हमने देखा दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल और स्फेरिकल यानी कि गोलाकार। फिर स्फेरिकल दर्पण पढ़े, दो तरह के होते हैं, कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, मतलब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। और फिर देखा कि कहां कहां पर इनके यूज हम करते हैं, प्रयोग हम इनका करते हैं, और बेसिकली साथ ही साथ हमने ये भी इंसाइट ली कि यूजेस के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कहां कहां पर ये किस किस तरह की इमेजेस बना सकते हैं, मतलब नेचर कैसा है इनके इमेज के बनने का या प्रतिबिंब के बनने का, इनका गुण कैसा होता है, किस किस तरह की नेचर ऑफ इमेजेस बनाते हैं। ठीक है। सेकंड फिनोमेना के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम बनता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहला फिनोमेना हमने यहां से कवर कर लिया है जिसका नाम है रिफ्लेक्शन। बात करेंगे सेकंड फिनोमेना के बारे में जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या फिर आप कह सकते हैं प्रकाश का अपरिवर्तन। देखिएगा, अब तक हमने बात कर ली है परावर्तन के बारे में, यानी कि लाइट की रे जब टकराकर वापस लौट आती है तब वो क्या होता है, और रिफ्रैक्शन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो यहां लिख देते हैं टू बी कंटिन्यूड डॉट डॉट डॉट, यानी कि जब आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम शुरुआत करेंगे किसके बारे में, रिफ्रैक्शन के बारे में, और जानेंगे कि प्रकाश के अपरिवर्तन से जब क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं तो किस तरह से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और किस तरह से यहां से जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जितना भी हमने अब तक पढ़ा है, मेक श्योर कि आप उन सभी पॉइंट्स को रिवाइज कर लें, क्योंकि जितना भी हमने अब तक कवर किया है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम अपने इन सभी कंसेप्ट्स को आसानी से रिवाइज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो आज की क्लास में इतने डिस्कस करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में रिफ्रैक्शन के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। दिस इज योगेश साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड या डोंट फॉरगेट टू कन्वर्ट योर वर्री टाइम इनटू स्टडी टाइम। बाय बाय।